हेलो क्लास 7 चैम्प्स, मैं हूँ शेफाली अग्रवाल और आज हम आपकी क्लास का चैप्टर नंबर 8 वर्किंग विद फ्रैक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट आपके में ना रहे, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे और इस एक चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप सॉल्व कर सके। तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फ्रैक्शंस। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में फ्रैक्शन क्या होता है, उसकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया हुआ है। तो क्विकली हम इन दोनों टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे आगे बढ़ने से पहले। फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज नथिंग बट एक पूरे चीज का कुछ पार्ट फ्रैक्शन होता है। अब फ्रैक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर। टेल्स यू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स द होल हैज बीन डिवाइडेड इनटू। डिनोमिनेटर क्या होता है कि एक चीज को आपने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये आपको डिनोमिनेटर बताता है। और न्यूमरेटर क्या बताता है? tells you how many of those equal parts you are talking about or have। उन पार्ट्स में से आपने कितने पार्ट्स लिए हैं वो आपको न्यूमरेटर बताता है। इस एग्जांपल में देखिए, एक रेक्टेंगल है जिसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 10। और उसमें से हमने कितने पार्ट को शेड किया है, कितना पार्ट लिया है? 1। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 1। तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/10। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस रेक्टेंगल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 10। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? 10। और कितने पार्ट्स हमने लिए हैं? 4। न्यूमरेटर कितना हो गया? 4। तो फ्रैक्शन क्या बन गया? 4/10। यहां तक कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं बच्चों, और जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। जब हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, क्योंकि उनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाएगा एंड न्यूमरेटर्स को हम सिंपली ऐड करके अपना आंसर निकाल देंगे। और सब्ट्रैक्ट करते टाइम डिनोमिनेटर सेम रहेगा, नॉर्मली अपना सिंपली 5 - 1 न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आप इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। सब्ट्रैक्ट 1/7 फ्रॉम 5/7। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 1/7 को। किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? 5/7 में से, राइट? तो 5/7 माइनस 1/7 आएगा। ऐसा मत कर देना 1/7 माइनस 5/7 क्योंकि 1/7 पहले लिखा है, नहीं। करेक्ट इज 5/7 माइनस 1/7। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस को सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे और सिंपली अपना ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6/7 प्लस 5/3 अनलाइक फ्रैक्शंस है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे? लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करने के लिए सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ गया? 21। तो 7 और 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 21। तो 7 को 21 बनाया जा सकता है और 3 को भी 21 में कन्वर्ट किया जा सकता है। 7 को 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से 3 को 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे फ्रैक्शन क्या बन गए? 18/21 और 5/3 क्या बन गया? 35/21। अभी दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं,
सिंपली न्यूमिनेटर्स को ऐड करके अपना आंसर लिख देंगे। अब 53/21, अब ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर किससे बड़ा है? डिनोमिनेटर से। जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो हमारा होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 53 को 21 से डिवाइड करेंगे। जो क्वोशंट आया वो हमारा हो गया होल नंबर, जो रिमाइंडर आया वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर। मिक्स फ्रैक्शन क्या बन गई? 2 and 11/21। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 6/7 फ्रॉम 5/3। अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, एलसीएम निकाल के पहले लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5/3 को चेंज किया 35/21, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। 6/7 को चेंज किया 18/21, सिंपली माइनस कर दिया, आंसर आ गया 17/21। प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो फ्रैक्शन हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, विच इज ग्रेटर 1/7 और 5/7? लाइक फ्रैक्शंस है, सिंपली न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे, जोन सा बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। 5 is greater than 1, therefore 5/7 is greater than 1. Next is which is greater 6/7 और 5/3? अब ऐसे देखने पे तो हमें ऐसा लग रहा है कि 6 बड़ा है 5 से, तो हमारा 6/7 is greater। नो, ऐसे नहीं देखना है। अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, पहले लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है। 6/7 को और 5/3 को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करके आया 18/21 एंड 35/21। लाइक फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करना है हमने अभी पीछे देखा है। नाउ अब 18 और 35 को कंपेयर करेंगे। 35 18 से बड़ा है तो 5/3 इज ग्रेटर देन 6/7, राइट। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अभी तक तो हमने जो पढ़ा वो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है? इसके दो केसेस हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर। जब एक फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, जब एक फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वी आर इसेंशियली परफॉर्मिंग रिपीटेड एडिशन। हम एक रिपीटेड एडिशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? 4 को 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। 4 + 4 + 4 कितने टाइम्स ऐड किया? 3 टाइम्स। आंसर आया 12। 4 × 3, 4 3 = 12 एंड 4 + 4 + 4 = 12। सिमिलरली फ्रैक्शंस में भी जब हम 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? 1/4 को 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। 1/4 को 3 टाइम्स ऐड करके क्या आया? डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर को ऐड कर दिया। 1 + 1 + 1 3/4। अब फ्रैक्शंस को होल नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सिंपली न्यूमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, 1/4 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर क्या है? 1, होल नंबर क्या था? 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट का न्यूमिनेटर क्या आ गया? 3 एंड डिनोमिनेटर एज इट इज, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया? 3/4। अगर आपका फाइनल आंसर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो हमें उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यह आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हम फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। टेंजिन ड्रिंक्स हाफ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। टेंजिन जो है एक दिन में हाफ ग्लास मिल्क, दैट इज 1/2 ग्लास ऑफ मिल्क पीता है।
क्या आप सभी बच्चे मिल्क पीते हैं? सबको पसंद है? सभी बच्चों को मिल्क जरूर पीना चाहिए। अगर जो बच्चे नहीं पीते हैं तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए मिल्क पीना। फटाफट फटाफट अपना मिल्क खत्म करके मम्मी को हैप्पी हैप्पी कर देना। चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। टेंजेंट ड्रिंक्स हाफ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। एक दिन में कितना मिल्क पीता है? 1/2 ग्लास। तो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डज ही ड्रिंक इन अ वीक? एक वीक में कितना मिल्क पिएगा? एक दिन में कितना पीता है? हाफ ग्लास। और एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो एक वीक में कितना पिएगा? 7 इंटू 1/2। न्यूमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 और डिनोमिनेटर आ गया एज इट इज। अब ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे। क्वोशिएंट आ गया 3, रिमाइंडर आ गया 1। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या बना? 3 and 1/2 ग्लास ऑफ मिल्क इन अ वीक। नाउ अब क्या पूछा है? जनवरी के मंथ में कितना मिल्क पीता है? जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31। सिंपल, 1/2 को 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 31 से मल्टीप्लाई करने के लिए 31 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 को एज इट इज लिख दिया। आंसर आ गया 31/2 ग्लासेस। अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आंसर आया 15 and 1/2 ग्लासेस ऑफ मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीम ऑफ अ वर्कर कैन मेक 1 किलोमीटर ऑफ वाटर कैनाल इन 8 डेज। 8 डेज में कितना वाटर कैनाल बनाता है? 1 किलोमीटर। नाउ इन 1 डे द टीम कैन मेक डैश किलोमीटर ऑफ वाटर कैनाल। अब एक दिन में कितना कैनाल बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। 8 डेज में कितना बनता है? 1 किलोमीटर। तो 1 डे में कितनी बनेगी? 1/8 किलोमीटर। यूनिटरी मेथड सिंपल, सबको आता है। नाउ इफ दे वर्क 5 days अ वीक, अगर एक वीक में 5 days काम करते हैं तो दे कैन मेक डैश किलोमीटर ऑफ वाटर कैनाल इन अ वीक। तो कितना किलोमीटर वाटर कैनाल वो बनाएंगे एक वीक में? वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 1 डे में 1/8 किलोमीटर है तो कितने दिन काम किया? ध्यान रखना, सिर्फ कितने दिन काम किया है? 5 days। वीक में होते हैं कितने? 7 days। तो हमें 7 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। 5 इंटू 1/8 तो डेट इज 5/8 किलोमीटर। एक वीक में कितना किलोमीटर वाटर कैनाल बनाएंगे? 5/8 किलोमीटर। साफिया सॉ द मून सेटिंग ऑन मंडे एट 10 PM। मंडे को कितने बजे मून सेट हुआ? 10 PM पे। हर मदर हु इज साइंटिस्ट told her that every day the moon sets 5/6 hours later than the previous day। अब हर दिन कितना डिले है टाइम में मून के सेट होने में? 5/6 hours। How many hours after the 10 PM will the moon set on Thursday? थर्सडे को कितने बजे 10 PM के बाद मून सेट्स होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ डेज फ्रॉम मंडे टू थर्सडे कितने हैं? 3, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। एंड डिले इन द मून सेटिंग टाइम पर डे कितना है? 5/6 hours। 1 डे में इतना डिले है, 3 days में कितना डिले हो जाएगा? 3 इंटू 5/6 hours। नाउ होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने के लिए अभी तक हमने सीखा होल नंबर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। बट अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर होता है, ध्यान से सुनना, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर होता है तो उस कॉमन फैक्टर से कैंसिल करके सबसे पहले अपने फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। राइट? अब 3 न्यूमिनेटर है, 6 डिनोमिनेटर है। 3 न्यूमिनेटर कैसे है? 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए 3 न्यूमिनेटर है। तो न्यूमिनेटर हो गया 3, डिनोमिनेटर हो गया 6। तो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है क्या? 3। 3 2 6 होता है ना, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 3। तो सबसे पहले 3 और 6 को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद अपना मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। कैसे? अब देखते हैं।
3 इंटू 5/6, 3 और 6 में कॉमन फैक्टर हो गया 3, तो इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सिंप्लीफाई करके क्या आया, 3 बन गया हमारा 1 और 6 बन गया हमारा 2। तो अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 इंटू 5 एंड 2 इंटू, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है तो 2 एज इट इज, 1 इंटू 5 5, डिनोमिनेटर एज इट इज 2। तो कितने आवर्स बाद डिले हो सेट होगा मून, 5/2 आवर्स। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 2 आवर्स एंड 1/2 आवर्स। अब 2 एंड 1/2 आवर्स, ध्यान दीजिएगा, 2 एंड 1/2 आवर्स, ये तो हमारा हो गया आवर्स। नाउ अब इस 1/2 आवर को अगर हमें मिनट में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, 2 आवर्स प्लस 1/2 आवर। अब 2 आवर्स तो एज इट इज 2 आवर्स हो गया, 1/2 आवर का मतलब क्या हुआ, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, तो 1/2 आवर्स में कितने मिनट्स हो जाएंगे, 30 मिनट्स। तो कितनी देर बाद मून सेट होगा, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। आप अपना आंसर 2 एंड 1/2 आवर पे भी छोड़ सकते हैं और उसको और सिंप्लीफाई करके उसको मिनट्स में कन्वर्ट करके 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स पे भी छोड़ सकते हैं। जादू क्वेश्चन, जादू क्वेश्चन क्या होता है, जादू क्वेश्चन ये होता है बच्चों, ये आपको ये बताता है कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो आपको समझ में आया या नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो तो जादू क्वेश्चन आपको ये कहेगा कि आपको समझ में आ गया। अगर सॉल्व नहीं कर पाते तो इसका मतलब आपको कुछ कुछ डाउट्स रह गए और अपनी वीडियो को आपको वापस जाके दोबारा देखना है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सको। अब पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या आता है। अगर आपका आंसर मैच हो रहा है तो इट मीन्स आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। अभी तक हमने क्या देखा था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। जब हम 2 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन है उसका भी फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं जब हम 2 फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको देखते हैं कैसे। एक फ्रैक्शन है 1/2 इंटू 1/4, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1/2 ऑफ 1/4, 1/4 का 1/2 पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। अब 2 फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई करने का क्या फॉर्मूला है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1/4 इंटू 1/2 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, 1 इंटू 1 1, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 4 इंटू 2 8। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, 1/8। अब इस प्रोडक्ट को, इस मल्टीप्लीकेशन को एक यूनिट स्क्वायर या रेक्टेंगल यूज करके कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब हम वो समझते हैं। सबसे पहली फ्रैक्शन क्या है हमारी, 1/4। 1/4 को शो करने के लिए, 1/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक इस स्क्वायर को सबसे पहले 4 इक्वल पार्ट्स में वर्टिकली डिवाइड किया है एंड न्यूमरेटर कितना है 1, तो उन 4 इक्वल पार्ट्स में से हमने 1 पार्ट को शेड किया है वर्टिकल लाइन से, राइट। तो ये स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, 1/4 को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या चाहिए, 1/2। अब हम इसी स्क्वायर को फर्दर हॉरिजॉन्टली, क्योंकि हमें इसी फ्रैक्शन का ही 1/4 का ही मल्टीप्लीकेशन करना है, तो इसी स्क्वायर को ही हम फर्दर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टली। पहले हमने वर्टिकली डिवाइड किया था, अब हमने हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया है। ये हो गया 1 पार्ट, ये हो गया 2 पार्ट।
और इसमें से हमने एक पार्ट को हॉरिजॉन्टली लाइन से शेड कर दिया। अब हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितने हमारे टोटल पार्ट्स हो जाएंगे वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा प्रोडक्ट का, और जिस पार्ट में दोनों फ्रैक्शंस की शेडिंग ओवरलैप करेगी वो हमारा नया न्यूमिनेटर बन जाएगा। जैसे इस पूरे में था 1/4, इधर और हॉरिजॉन्टली पूरा एक पार्ट लिया 1/2, तो ओवरलैपिंग कहाँ हुई? ध्यान से देखिएगा, इस पूरे पार्ट में थी हमारी वर्टिकल लाइंस, इस पूरे पार्ट में थी हॉरिजॉन्टल लाइन से शेडिंग। तो ओवरलैपिंग कितने पार्ट में हुई? सिर्फ 1 पार्ट में। इसको बहुत ध्यान से समझना है बच्चों, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्दर दोबारा देखते हैं, इस पार्ट में वर्टिकल लाइन से शेडिंग थी और इस पूरे पार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन से शेडिंग थी। कितने पार्ट में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप से शेडिंग है? सिर्फ इस पार्ट में। तो ओवरलैपिंग कितने पार्ट में हुई? सिर्फ 1 पार्ट में। तो न्यूमिनेटर हमारा क्या हो गया? 1। तो ये कितना पार्ट हो गया इस टोटल स्क्वायर का? 1/8। नाउ अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। यूज अ यूनिट स्क्वायर एज अ होल फॉर रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शंस। और हमें यूनिट स्क्वायर को यूज करके इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट भी करना है। फर्स्ट नंबर क्या है? 2/3 इंटू 4/5। तो क्या करेंगे? न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आ जाएगा 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 5 15। नाउ फर्स्ट अब हमें यूनिट स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट करना है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले अपनी फर्स्ट फ्रैक्शन को देखेंगे, क्या है? 2/3। तो अपने स्क्वायर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसमें से 2 पार्ट्स शेड करेंगे। ये एक स्क्वायर था, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 एंड 3, और न्यूमिनेटर में कितना है? 2। तो 2 पार्ट्स को हमने शेड कर दिया अपनी वर्टिकल लाइन से। तो ये कितना बन गया हमारा? 2/3। नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है? 4/5। अब इसी स्क्वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे और उसमें से कितने पार्ट शेड करेंगे? 4। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से कितने पार्ट लिए? 4। तो 4 पार्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने शेड कर दिए। तो अब हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 15। एंड कितने पार्ट्स में ओवरलैपिंग हुई? अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूरा था वर्टिकल लाइन से और इसने एरिया में शेडिंग है हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ओवरलैपिंग कितने पार्ट्स में हुई? सिर्फ इतने पार्ट में। कितने पार्ट में हुई? सिर्फ इतने पार्ट में। कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पार्ट्स में ओवरलैपिंग हुई। तो हमारा न्यूमिनेटर क्या बना? 8। तो वो 2/3 इंटू 4/3 हमारा करके क्या आंसर आया? 8/15। नेक्स्ट इज 1/2 इंटू 3/4। ये आपका जादू क्वेश्चन है, दैट इज आपको खुद से सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में और मुझे कमेंट करके अपना आंसर बताना है। क्या आपका आंसर ये आया है? अगर ये वेरी गुड, आपको बिल्कुल अच्छे से मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन समझ में आ गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड एक्सप्रेस द प्रोडक्ट इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। अपनी लोवेस्ट फॉर्म में अपना प्रोडक्ट एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर क्या है? 12/7 इंटू 5/24। अभी हमने क्या देखा था? जब भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉमन फैक्टर्स होते हैं तो सबसे पहले उन फैक्टर्स से
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करके अपनी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है। अब हमारी फ्रैक्शन क्या है, 12/7 एंड 5/24। कॉमन फैक्टर दिख रहा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, राइट, 12 और 24 में। तो कॉमन फैक्टर से सबसे पहले इसको कैंसिल आउट करेंगे और अपनी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। 12 1 10, 12, 12 2 24। अब हमारे न्यू फ्रैक्शंस क्या बन गए, 1/7 एंड 5/2। अब कोई फर्दर कॉमन फैक्टर बचा है इसमें, नहीं, तो सिंपली अपनी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 1 इंटू 5, 7 इंटू 2, तो आंसर आ गया 5/14। 5/14 में कोई अब कॉमन फैक्टर है नहीं, तो 5/14 अपनी एक लोवेस्ट टर्म में है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन नहीं पूछा था क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको लोवेस्ट टर्म में भी चेंज करना था, लेकिन हमने पहले ही अपनी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके लोवेस्ट टर्म में चेंज कर दिया था, इसीलिए हमारा मल्टीप्लीकेशन एक तो इजी हो गया और हमें अपने आंसर को और सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। नेक्स्ट है 14/15 इंटू 25/42। अगेन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को अच्छे से देखो, कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है? यस, 14 एंड 42 में कॉमन फैक्टर है, क्या है? सबको पता है 14 एंड 15 एंड 25 में भी कॉमन फैक्टर है, यस। तो सबसे पहले 14 एंड 42 को देखते हैं। 14 1 14, 14 3 42, इसको सिंप्लीफाई करके आ गया 1 एंड 3। नाउ 15 एंड 25 का कॉमन फैक्टर क्या है? 5, तो हम 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 3 15, 5 5 25। न्यूमिनेटर में अब क्या क्या बच गया, 1 एंड 5, डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 3 एंड 3। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज टेकन 1/6 ऑफ सोमूज लैंड टू बिल्ड अ रोड। सोमू की जो जितनी भी लैंड थी उसकी 1/6 गवर्नमेंट ने ले ली। वट पार्ट ऑफ द लैंड रिमेन्स विथ सोमू नाउ। अब कितनी लैंड बची ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद शी गिव्स half of the remaining part of the land to her daughter Krishna and 1/3 of it to her son Bora। अब जितनी भी लैंड उसके पास बची थी उसमें से अपनी डॉटर कृष्णा को कितनी दी है, हाफ, हाफ मीन्स 1/2, और अपने सन को कितनी दी है, 1/3। आफ्टर गिविंग देम देयर शेयर्स शी कीप्स द रिमेनिंग लैंड फॉर हरसेल्फ। उनको अपना शेयर देने के बाद अपने आप उस बाकी की लैंड उसने अपने पास रख ली। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लैंड डिड कृष्णा गेट। कृष्णा को कितना पार्ट हमें उसने सोमा ने दिया है, मतलब कृष्णा को कितना पार्ट मिला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पार्ट ऑफ द सोमूज लैंड एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट कितना है, कितना पार्ट एक्वायर किया था, 1/6। तो सोमू के पास बचा कितना, 1 माइनस 1/6। अब कितनी लैंड बच गई सोमू के पास, 5/6। इसी 5/6 में से उसने अपनी सन को भी दिया है और डॉटर को भी दिया है। पार्ट ऑफ द लैंड गिवन टू द कृष्णा कितना है, हाफ ऑफ द ओरिजिनल लैंड आफ्टर द एक्विजिशन। एक्विजिशन के बाद जो लैंड बची थी उसका हाफ। तो 1/2 इंटू 5/6 कैलकुलेट करेंगे। कोई कॉमन फैक्टर नहीं था तो सीधा सीधा न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। कृष्णा को कितना मिला, 5/12 पार्ट। अब बोरा को कितना मिला, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल लैंड आफ्टर द एक्विजिशन। एक्विजिशन के बाद 1/3।
1/3 इंटू 5/6, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करके हमारा आंसर आ गया 5/18। पार्ट ऑफ द लैंड सोमू केप्ट फॉर हर्सेल्फ, 5/6 पहले ही बचा था उसके पास, उसमें से 5/12 उसने कृष्णा को दे दिया एंड 5/18 उसने बोरा को दे दिया। तो उसके पास कितना बचा? 5/6 माइनस 5/12 माइनस 5/18। एलसीएम निकालेंगे 6, 12 एंड 18 का, बिकॉज क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ता है और एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम आ गया 6, 12, 18, 36। सिंपली या तो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे और अपना सब्ट्रैक्शन करेंगे, और हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाला 36, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, 36 को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 को 6 से डिवाइड किया 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, राइट। अब 36 को नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 5/12, उसका डिनोमिनेटर क्या है 12, 36 को 12 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पे आंसर आया 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब है नेक्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 18, 36 को 18 से डिवाइड किया, आंसर आया 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 5 30, 5 3 15, 5 2 10, माइनस कर दिया, आंसर आ गया 30 माइनस 15 माइनस 10, 5/36। पार्ट ऑफ द लैंड सोमू केप्ट फॉर हरसेल्फ, 5/36। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हिज गार्डन, 4 सैपलिंग्स अपने गार्डन में लगाता है। The distance between the 2 sapling is 3/4 मीटर। 2 सैपलिंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब हम क्या करेंगे, कितनी सैपलिंग्स हैं, 4 सैपलिंग्स हैं, एक सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस है 3/4, तो बस 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 3 मीटर। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। देखते हैं कैसे। 4 सैपलिंग्स हैं, राइट, और हमें क्या निकालना है, फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस। तो कितने सैपलिंग्स के बीच का डिस्टेंस हो गया, 1 2 3। फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में 3/4 कितनी बार आया, 3 टाइम्स। तो फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 3 इंटू 3/4। ये एक बहुत ही कॉमन एरर है जो कि मोस्टली बच्चे करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे करके दिखाया है ताकि आप ये एरर रिपीट ना करें, आप ये एरर अपने पेपर में ना करें। इसीलिए सबसे पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ कीजिए ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। 3 इंटू 3/4, आंसर आ गया 9/4 मीटर, और 2 एंड 1/4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज हैवियर, 2/15 ऑफ 500 ग्राम्स और 3/20 ऑफ 4 kg। सबसे पहले क्या करेंगे, 12/15 ऑफ 500 ग्राम्स कितना होता है ये कैलकुलेट करेंगे। 12/15 इंटू 500। नाउ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगेन हमें कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं, 12 और 15 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। कैंसिल आउट करा 3 से, 3 4 12, 3 5 15, बट 5 और 500 इनके भी एक कॉमन फैक्टर है, राइट। तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 1 5, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, 5 1 5, 0 0, तो कैंसिल करके क्या आ गया 100। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं बचा, 1 है,
न्यूमिनेटर क्या हो गया 4 इंटू 100, 12/15 ऑफ 500 ग्राम्स। सॉल्व करके कितना आया हमारे पास 400 ग्राम्स। नाउ आप सॉल्व करेंगे 3/20 ऑफ 4 kg, 3/20 इंटू 4000 ग्राम्स। 4 kg है, पहले हमारे पास क्या था ग्राम्स, तो कंपेयर करने के लिए यूनिट सेम होनी चाहिए। 4 kg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में, 1 किलोग्राम्स इक्वल्स टू 100 ग्राम्स। तो 4 kg कितना हो गया 4 इंटू 1000, सॉरी 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो 4 किलोग्राम्स कितने ग्राम्स के इक्वल हो गया 4 इंटू 1000 ग्राम्स, 4000 ग्राम्स। अब सॉल्व करते हैं 3/20 इंटू 4000 ग्राम्स। अगेन कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है 20 का, 20 से कैंसिल किया, 21 से 20 यहाँ पे आ गया, कैंसिल करके 200। तो सॉल्व करके कितना आ गया हमारा 600 ग्राम्स। 600 ज्यादा होता है या 400? ऑब्वियसली 600। तो कौन सा हेवी हुआ 3/20 ऑफ 4 kg इज हेवियर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इज द प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर्स मल्टीप्लाइड। जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या हमेशा बड़ा होगा उन दोनों नंबर से? अब आप सोचेंगे ऑब्वियसली मैम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट तो बड़ा होना ही चाहिए और होता ही है। नहीं बच्चों, हमेशा ऐसा नहीं होता। देखते हैं कैसे। अगर जब एक नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्रोडक्ट क्या रहता है सेम, कुछ नहीं चेंज आता। तो क्या प्रोडक्ट आपका बड़ा हुआ? नहीं, प्रोडक्ट सेम ही रहा। अगर both the numbers being multiplied are greater than 1, जब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है दोनों ही 1 से बड़े हैं, then the product is greater than both the number। सिर्फ उसी केस में प्रोडक्ट जो है दोनों नंबर से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15। 3 भी 1 से बड़ा है, 5 भी 1 से बड़ा है, तो इनका प्रोडक्ट आया 15 जो कि इन दोनों नंबर से बड़ा है। सिंपल। फ्रैक्शन का एग्जांपल देखें 4/3। 4/3 क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मींस दिस कैन बी कन्वर्टेड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो क्या आएगा 1 इंटू 1 एंड 1/3। तो हमें पता चला 4/3 भी 1 से बड़ा है। इसको मल्टीप्लाई किया गया है 4 से, 4 भी 1 से बड़ा है। ये दोनों नंबर्स 1 से बड़े हैं, प्रोडक्ट करके आया 16/3। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया 5 एंड 1/3। 5 एंड 1/3 जो प्रोडक्ट है 4/3 से भी बड़ा है एंड 4 से भी बड़ा है। तो हमने क्या देखा, जब दोनों नंबर इधर फ्रैक्शन और होल नंबर 1 से बड़े होते हैं तो प्रोडक्ट जो आता है वो दोनों नंबर से बड़ा होता है। यहाँ पे एक फ्रैक्शन था, यहाँ होल नंबर था। अब हम देखते हैं अपना एक नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें दोनों ही फ्रैक्शंस हैं। 1 एंड 3/4 मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1 एंड 2/3 से। दोनों नंबर 1 से बड़े हैं, 7/4, 5/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 2 एंड 11/12। प्रोडक्ट जो है इन दोनों नंबर से बड़ा है। यस, यहाँ पे 1 एंड 3/4 है, 1 एंड 2/3 है, और यहाँ पे कितना आया है 2 एंड 11/12। नेक्स्ट केस देखते हैं। when both the numbers being multiplied are between 0 and 1। अगर दोनों नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई किया जा रहा है 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं, मींस 0 से तो बड़े हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर्स हैं, बट 1 से
छोटे हैं। द प्रोडक्ट इज लेस देन बोथ द नंबर्स, जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल 3/4 1 से छोटा है, 1/5 1 से छोटा है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट क्या आया 3/20, वो इन दोनों नंबर से छोटा होगा। नेक्स्ट केस देखते हैं। व्हेन वन ऑफ द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड इज बिटवीन 0 एंड 1, एक नंबर तो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, दैट इज फ्रैक्शन होगा। एंड अदर इज ग्रेटर देन 1, और दूसरा नंबर 1 से बड़ा है। द प्रोडक्ट इज लेस देन द नंबर ग्रेटर देन 1, जो प्रोडक्ट आएगा वो उस नंबर से तो छोटा होगा जो नंबर 1 से बड़ा था। दोबारा से सुनिए, जो प्रोडक्ट आएगा वो किससे छोटा होगा, जो नंबर 1 से बड़ा था। और प्रोडक्ट किससे बड़ा होगा, जो नंबर 1 से छोटा था। एक बार दोबारा समझते हैं। दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक नंबर 1 से छोटा है, एक नंबर 1 से बड़ा है। जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो आंसर, वो प्रोडक्ट उस नंबर से छोटा होगा जो नंबर 1 से बड़ा है, और उस नंबर से बड़ा होगा जो नंबर 1 से छोटा है। कैसे? 1/4 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/4 क्या है 1 से छोटा, 100 क्या है 1 से बड़ा, तो जो प्रोडक्ट आएगा 25 वो किससे बड़ा हुआ, जो नंबर 1/4 से छोटा था, दिस वन। ये 1/4 से छोटा था, सॉरी 1 से छोटा था, तो जो आपका प्रोडक्ट आया वो इस नंबर से बड़ा होगा। और जो सेकंड नंबर था वो 1 से बड़ा था, तो आपका प्रोडक्ट सेकंड नंबर जो 1 से बड़ा था उससे छोटा होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं, इसको जब मल्टीप्लाई किया 25 1/4 से बड़ा है बट 100 से छोटा है। फिल इन द ब्लैंक्स। जो अभी तक हमने रूल्स देखे मल्टीप्लिकेशन के, उनको देखते हैं कि इन यूज करके इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। When one of the numbers being multiplied is between 0 and 1, एक नंबर 0 और 1 के बीच में है, the product is less than or greater than the other number, क्या होगा? एक नंबर 0 और 1 के बीच में है, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा दूसरे नंबर से बड़ा होगा या छोटा होगा? एक नंबर 0 और 1 के बीच में है, तो आपका प्रोडक्ट दूसरे नंबर से छोटा होगा। Now, when one of the numbers being multiplied is greater than 1, अगर एक नंबर 1 से बड़ा है, जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरे नंबर से बड़ा होगा या छोटा होगा? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, जो नंबर था 0 और 1 के बीच में था, जो प्रोडक्ट आएगा दूसरे नंबर से छोटा होगा। यहाँ पे क्या है, उल्टा, नंबर जो है 1 से बड़ा है, तो प्रोडक्ट जो आएगा दूसरे नंबर से बड़ा हो जाएगा, राइट? चलिए, जादू क्वेश्चन अगेन। जो भी पढ़ा समझ में आया या नहीं उसको टेस्ट करने के लिए आपके लिए आ गया जादू क्वेश्चन। चूज द ऑप्शंस डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। इस दो फ्रैक्शंस हैं, इनके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है और अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो आपका प्रोडक्ट आएगा क्या वो इस नंबर से बड़ा होगा, इस फ्रैक्शन से छोटा होगा, इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा? एक से ज्यादा ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे? पूरा कैलकुलेट करके देखेंगे? नहीं, जो अभी तक हमने रूल सीखे थे उसको अप्लाई करेंगे और अपना आंसर बताएंगे। लेकिन एक हिंट यहाँ पे मैं आपको दे देती हूँ, बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 1। जब दोनों नंबर 1 से बड़े होते हैं, जो प्रोडक्ट आता है वो बड़ा होता है दोनों नंबर से, राइट? इतना हिंट काफी है अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने अपने ऑप्शंस मार्क कर लिए होंगे। क्या आपके ऑप्शंस ये हैं? वेरी गुड।
आपको अच्छे से सारे रूल समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा करना। ऐसे था, ऐसे कर दिया, उल्टा कर दिया। मीन्स अगर हमारे पास फ्रैक्शन है a बाय b, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उसको फ्लिप कर देंगे। रेसिप्रोकल क्या हो गया? b बाय a। जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब टू नॉन जीरो नंबर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। दो नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल तभी होते हैं जब उनका प्रोडक्ट 1 आता है। a बाय b इंटू b बाय a क्या होगा? b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, प्रोडक्ट क्या आ गया? 1। a बाय b का रेसिप्रोकल क्या आ गया? b बाय a। एग्जाम्पल में देखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 3 बाय 7 क्या होगा? डिनोमिनेटर क्या है? 7, तो रेसिप्रोकल का न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा? 7। न्यूमिनेटर क्या है? 3, रेसिप्रोकल का डिनोमिनेटर बन जाएगा 3। रेसिप्रोकल ऑफ 3 बाय 7 इज 7 बाय 3, बिकॉज 3 बाय 7 इंटू 7 बाय 3 क्या आया? सॉल्व करके 7 से 7 गया, 3 से 3 गया, आंसर आ गया 1। 3 बाय 7, 7 बाय 3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। नाउ जादू क्वेश्चन, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 7 बाय 9? 7 बाय 9 का रेसिप्रोकल क्या होगा? फटाफट आप मुझे बताइए। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवाइडिंग बाय अ फ्रैक्शन इज एग्जैक्ट सेम एज मल्टीप्लाइंग बाय इट्स रेसिप्रोकल। जब एक नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड किया जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? वो बिल्कुल सेम होता है जब हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं। a बाई बी को हम डिवाइड कर रहे हैं c बाय डी से। a बाई बी को डिवाइड किया जा रहा है c बाय डी से। वो किसके इक्वल होगा? जब हम a बाई बी को c बाय डी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम a बाई बी को c बाय डी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, c बाय डी का रेसिप्रोकल क्या होगा? फ्लिप कर देंगे, d बाय c। a बाय बी डिवाइडेड बाय c बाय डी किसके इक्वल होगा? a बाय बी मल्टीप्लाई बाय d बाय c। यही हमारी ये स्टेटमेंट कह रही है, डिवाइडिंग बाय अ फ्रैक्शन इज सेम एज मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल। एग्जाम्पल, 3 बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 बाय 3। फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, क्या करेंगे? इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना तो हमें आता ही है। 3 बाय 4 इंटू 2 बाय 3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 3 बाय 2। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 9 बाय 8, आंसर आ गया 1 एंड 1 बाय 8। 3 बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 बाय 3 इक्वल्स टू 1 एंड 1 बाय 8। समझ में आया फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करना है? फ्रैक्शन से डिवाइड करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेसिप्रोकल से, बस, और कुछ चेंज नहीं करना। क्वेश्चन है डिवाइड 1 बाय 8 बाय 1 बाय 2। 1 बाय 8 को किससे डिवाइड करना है? 1 बाय 2 से। तो क्या करेंगे? किसके इक्वल होगा? यस, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाय 2। 1 by 8 divided by 1 by 2, that is 1 by 8 multiply by reciprocal of 1 by 2, which is equal to 2 by 1. 2 and 8 common factor है क्या? 2 ones are 2, 2 fours are 8। सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया 1 by 4। की रूल्स अबाउट द क्वेश्चंस। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन के रूल्स देखे थे ना बच्चों, ऐसे अब क्वेश्चंस के भी कुछ रूल्स हैं। व्हेन द डिवाइजर इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन दैट इज बिटवीन 0 and 1, द क्वोशिएंट इज ग्रेटर देन द डिविडेंड। जब हम
डिवाइजर को एक प्रॉपर फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आएगा, जो क्वोशिएंट होगा, वो डिविडेंड से बड़ा होगा। 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। एक प्रॉपर फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा डिविडेंड से, डिविडेंड कितना है 1/2, डिविडेंड से बड़ा होगा। देखते हैं कैसे। 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, दैट इज मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 1/4, 1/2 इंटू 4, वो आंसर आया हमारा 2 2 जा 4, कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 2। अब 2 इस डिविडेंड से बड़ा है या छोटा? यस, 2 हमारे डिविडेंड से बड़ा है। यही हमारी स्टेटमेंट कह रही है, व्हेन द डिवाइजर इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन देन द क्वोशिएंट इज ग्रेटर देन द डिविडेंड। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? व्हेन द डिवाइजर इज ग्रेटर देन 1, अभी क्या था, डिवाइजर 1 से छोटा था, अब क्या है, डिवाइजर 1 से बड़ा है। देन द क्वोशिएंट इज लेस देन द डिविडेंड, जो क्वोशिएंट आएगा वो डिविडेंड से छोटा होगा। देखते हैं कैसे। 1/2 को डिवाइड करना है 2 से। हमने पहले किससे डिवाइड किया था? 1/4 से डिवाइड किया था, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन था। अब किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है, जो ग्रेटर देन 1 नंबर है। 1/2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल हुआ 1/2 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 2, दैट इज 1/2। आंसर आया 1/4। अब 1/4 जो हमारा क्वोशिएंट है, क्या 1/2 से बड़ा है या छोटा है? यस, एक चीज के हमने 2 पार्ट करे और उसमें से एक पार्ट ले लिया, और उसी चीज के हमने 4 पार्ट किए, फिर उसमें से एक पार्ट लिया। ऑब्वियसली 1/2 बड़ा है। तो यही हमारी स्टेटमेंट कह रही है कि जब एक डिवाइजर इज ग्रेटर देन 1, द क्वोशिएंट इज लेस देन द डिविडेंड, राइट? लेट्स प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए। अब हम जो भी अभी तक हमने सीखा, अब उसको प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि अभी हमें समझ में आ गया या नहीं। कवर एन एरिया ऑफ 7 and 1/2 square units with a square brick, each of whose side is 1/5 units. एक स्क्वायर है जिसका एरिया कितना है 7 and 1/2 यूनिट्स, और किससे कवर करना है? एक स्क्वायर ब्रिक से कवर करना है, और जिसकी साइड हमें गिवन है कितनी 1/5 यूनिट्स। इस स्क्वायर का एरिया कितना है 7 and 1/2 यूनिट्स। इस स्क्वायर साइड से इसको फिल करना है, जिसकी साइड है, इस स्क्वायर ब्रिक से इसको फिल करना है जिसकी साइड है 1/5। अब हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी सच स्क्वायर ब्रिक्स आर नीडेड, ऐसी कितनी ब्रिक्स हमें चाहिए इस पूरे स्क्वायर को फिल करने के लिए। एरिया कितना कवर करना है ये पूरा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे के एरिया को इस ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर दें, तो क्या हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगी? क्यों? क्योंकि एक ब्रिक इतना एरिया कवर करती है, तो 2 ब्रिक्स इतना एरिया करेंगी, 3 ब्रिक्स और इतना एरिया। तो इसी तरीके से अगर पूरे एरिया को एक सिंगल ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर दें, तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगे। तो अब अपना क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर ब्रिक, साइड इंटू साइड स्क्वायर है, तो एरिया कैसे निकलता है? साइड इंटू साइड। साइड कितनी गिवन है 1/5, 1/5 इंटू 1/5 आया आंसर 1/25। 1 ब्रिक का एरिया कितना हो गया 1/25 स्क्वायर यूनिट्स। टोटल एरिया टू बी कवर्ड 7 and 1/2, दैट इज 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी हो जाएंगी? टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक। 15/2 डिवाइडेड बाय 1/25, डिवाइड करना है फ्रैक्शन से, तो क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15/2
मल्टीप्लाई 25/1, मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 375/2। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी चाहिए हमें इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए? 375/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 4 फाउंटेन्स फिल अ सिस्टर्न, द फर्स्ट फाउंटेन कैन फिल द सिस्टर्न इन अ डे। एक फाउंटेन जो है सिस्टर्न को एक दिन में फिल करता है, सेकेंड फाउंटेन कैन फिल इट इन अ हाफ ऑफ अ डे, आधे दिन में फिल करता है सेकेंड फाउंटेन उसी सिस्टर्न को। थर्ड कैन फिल इट इन अ क्वार्टर ऑफ अ डे, थर्ड फाउंटेन कितने डे में फिल करता है? 1/4 डे में, क्वार्टर मीन्स 1/4। द फोर्थ कैन फिल द सिस्टर्न इन 1/5 ऑफ अ डे, फोर्थ फाउंटेन जो है कितने दिन में फिल करता है? 1/5 डे में फिल करता है। नाउ अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इफ दे ऑल फ्लो टुगेदर, अगर हम सभी फाउंटेन्स को इकट्ठे चला दें, इकट्ठे ऑन कर दें, इन हाउ मेनी टाइम्स विल दे फिल द सिस्टर्न, कितने टाइम में वो सिस्टर्न को भर देंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम एक फाउंटेन को एक पूरा दिन चलाते हैं, पूरा दिन ऑन रखते हैं, तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स सिस्टर्न को फिल करेगा। फाउंटेन 1, उसको अगर हम पूरा दिन ऑन रखें, पूरा दिन चलाएं, पूरा दिन फ्लो करें, तो कितने टाइम सिस्टर्न फिल होगा? 1 टाइम, क्योंकि एक बार सिस्टर्न फिल करने के लिए वो कितना दिन लेता है? 1 डे। सेकेंड फाउंटेन कितना डे लेता है 1 टाइम सिस्टर्न फिल करने के लिए? हाफ डे। तो अगर पूरा दिन चलाएंगे तो कितने टाइम सिस्टर्न फिल हो जाएगा? हाफ इंटू, पूरा दिन चलाएंगे इसको तो आधे दिन में एक बार सिस्टर्न फिल करता है, तो पूरे दिन में कितनी बार सिस्टर्न फिल करेगा? 2 बार। इसी तरह से थर्ड फाउंटेन एक सिस्टर्न को 1/4 डे में फिल करता है, मींस 1/4 डे में एक सिस्टर्न फिल करता है, तो जब हम पूरा दिन चलाएंगे पूरे दिन में कितने सिस्टर्न फिल हो जाएंगे? 1/4 1/4 1/4 1/4 4 टाइम्स 4 सिस्टर्न फिल कर सकता है। सिमिलरली फोर्थ फाउंटेन 1/5 डे में एक सिस्टर्न फिल करता है, तो पूरे दिन में कितने सिस्टर्न फिल कर देगा? 5 सिस्टर्न्स फिल कर देगा। इफ ऑल द 4 फाउंटेन्स फ्लो टुगेदर फॉर 1 होल डे, चारों को अगर इकट्ठे चला दे, नंबर ऑफ टाइम्स सिस्टर्न कैन बी फिल्ड, तो सिस्टर्न कितने टाइम्स फिल किया जा सकता है? अगर फर्स्ट फाउंटेन को पूरा दिन चलाएंगे तो 1 बार, सेकेंड को पूरा दिन चलाएंगे तो 2 बार, थर्ड को पूरा दिन चलाएंगे तो 4 बार, फोर्थ को पूरा दिन चलाएंगे तो 5 बार। अगर चारों फाउंटेन्स को इकट्ठा चला देंगे पूरा दिन तो कितने टाइम्स हो जाएंगे? 1 + 2 + 4 + 5, कितना हो गया? 12 टाइम्स। अगर चारों फाउंटेन्स को हम इकट्ठा चला दे पूरे दिन के लिए तो 12 टाइम्स वो सिस्टर्न फिल कर सकते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। नाउ 4 फाउंटेन्स टुगेदर फिल द सिस्टर्न 12 टाइम्स इन 1 डे। चारों फाउंटेन सिस्टर्न को 12 टाइम्स 12 बार कितने दिन में भरते हैं? एक दिन में। 4 फाउंटेन्स टुगेदर फिल द सिस्टर्न 12 टाइम्स इन 1 डे, और हमें निकालना कितना है? 12 टाइम्स कितने टाइम में भरते हैं? 1 डे में। तो 1 टाइम कितने दिन में भरेंगे? 1/12 डे में। 12 टाइम्स कितने दिन में भरते हैं? 1 डे में। 1 टाइम कितने दिन में भरेंगे? 1/12 डे में। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि 4 फाउंटेन्स टुगेदर फिल द सिस्टर्न 1 टाइम इन 1/12 डेज। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What fraction of area of whole square does the shaded region occupy? हमें अपने शेडेड रीजन का फ्रैक्शन बताना है। अभी तक बच्चों हमने देखा था एक फ्रैक्शन को स्क्वायर यूज करके कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमें क्या करना है?
स्क्वायर दे रखा है, शेडेड पार्ट दे रखा है, अब हमें फ्रैक्शन बताना है, अब हमें उल्टा करना है। तो इसको करने के हमारे पास दो मेथड्स हो सकते हैं। पहला मेथड कि हम पूरे ही स्क्वायर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और इक्वल पार्ट्स में तब तक डिवाइड करते रहें जब तक कि हमारे जो शेडेड रीजन है हमारे डिवाइड किए हुए पार्ट्स के कोइंसाइड ना करें। और नेक्स्ट मेथड ये है कि हम इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग होल स्क्वायर हम एक पहले होल स्क्वायर को बिगर पार्ट्स में डिवाइड करें, देन उस बिगर पार्ट को जिसमें हमारा शेडेड रीजन लाई करता है उसको फर्दर हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करें। देखते हैं इस तरीके से अपने क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखते हैं मेथड 1। अब हमारे पास ये स्क्वायर है, अब हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कुछ डिवीजन हमारे पास किए हुए हैं बट वो क्या, वो इक्वल डिवीजन दिख रहे हैं? नहीं, वो इक्वल हमें ये पार्ट इस पार्ट की इक्वल है नहीं, तो हमारे हिसाब से ये इक्वल डिवीजन अभी हमें नहीं दिख रहे हैं। तो हमें अपने अकॉर्डिंग इसको स्क्वायर को डिवाइड करना है फर्दर इक्वल पार्ट्स में, और जब तक डिवाइड करते चले जाना है जब तक हमारा शेडेड रीजन हमारे डिवाइड किए हुए पार्ट्स के कोइंसाइड ना करे। सबसे पहले हम इसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे। तो कितने स्क्वायर बन गए हमारे पास? 1 2 3 एंड 4 4 स्क्वायर्स बन गए छोटे। तो कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स हो गए। क्या अभी हमारा वो शेडेड रीजन कोइंसाइड कर रहा है? नहीं, तो हमें फर्दर डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। फिर हमने हर स्क्वायर को फर्दर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सॉरी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर एक स्क्वायर को हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स आ गए? 16 पार्ट्स। क्या अब हमारा शेडेड रीजन हमारे पार्ट्स डिवाइडेड पार्ट से कोइंसाइड कर रहा है? नहीं, हमारा एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, इस वाले रीजन में अभी भी कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो हम इसे फर्दर डिवाइड करेंगे। अब हर स्क्वायर को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हर स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितने टोटल पार्ट्स आ गए? 16 स्क्वायर से 16 स्क्वायर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए हमारे पास? 32 पार्ट्स। क्या अब हमारे पार्ट जो एक सिंगल पार्ट है हमारे रीजन को कोइंसाइड कर रहे हैं? देखते हैं कि यस, अब हमारे रीजन को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो बस हमें फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा फ्रैक्शन का। जितने टोटल पार्ट्स हैं वो हमारा डिनोमिनेटर होगा 32, और कितने पार्ट्स शेडेड है? 1 2 एंड 3। कितने पार्ट्स शेडेड है? 3 पार्ट्स। तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? 3। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया? 3/32 ऑफ होल स्क्वायर। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ऑफ होल स्क्वायर। 3/32 ऑफ होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को 32 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से सिर्फ हमने कितने पार्ट्स लिए? 3 पार्ट्स। अब इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि ये वाला मेथड बहुत ही लेंदी हो जाता है, इसमें बहुत सारा डिवीजन हमें करना पड़ता है और जनरली इस मेथड को हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो आता है उसमें हम अपना कॉन्सेप्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन यूज करते हैं। कैसे? हम एक स्क्वायर को बिगर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उस बिगर पार्ट को फर्दर हम और स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम उस बिगर पार्ट का फ्रैक्शन निकाल सके और अपने शेडेड रीजन को कैलकुलेट कर सके। देखते हैं कैसे। उसी पिक्चर को हम देखते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर था, कुछ डिवीजन दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं कि ऑलरेडी ये डायगोनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये स्क्वायर अभी हमारे पास, बाकी की लाइंस बेटा अभी आप भूल जाओ, सिर्फ डायगोनल्स देखो। डायगोनल्स को देखने के बाद हम क्या देख रहे हैं? ये स्क्वायर में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हमें 4 इक्वल ट्रायंगल्स
मिल गए हैं। अब हमारा शेडेड रीजन किस ट्राइंगल में लाई कर रहा है? इस वाले में। किस रीजन में लाई कर रहा है? ट्राइंगल ACD। तो अब हमें फर्दर किस ट्राइंगल को डिवाइड करना है? ट्राइंगल ACD। अब हमें दिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, पूरे पिक्चर को डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमारा सारा फोकस कहाँ रहेगा? ट्राइंगल ACD के अंदर ही। अब ACD का एरिया क्या होगा? 4 इक्वल ट्राइंगल्स है, उसमें से ACD क्या है? 1 पार्ट है, तो ACD का एरिया क्या हो गया? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ होल स्क्वायर। अब ACD को हम फर्दर डिवाइड करेंगे, उसका फर्दर फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा शेडेड रीजन के कोइंसाइड नहीं किए हमारे डिवाइडेड पार्ट्स। हमने ACD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल गया? ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल BCD। क्या हमारा डिवाइडेड पार्ट हमारे शेडेड रीजन को कोइंसाइड कर रहा है? नहीं, अभी भी नहीं कर रहा, तो हमें फर्दर डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं अब हमारा फोकस एरिया कहाँ हो गया? इस पूरे ट्राइंगल से शिफ्ट होके हमारा फोकस एरिया कहाँ चला गया? यहाँ पे ACB। अब ACB का एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ ट्राइंगल ACD। ACD को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसका 1 पार्ट ही हमारा ट्राइंगल ACB है, तो ABC का एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। अब नाउ इस ट्राइंगल ABC को देखते हैं। इसमें हमारा शेडेड रीजन है, इसे हम फर्दर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उससे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, हाफ ऑफ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD क्या था? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ होल स्क्वायर। तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो गया? 1/4 इंटू 1/2, दैट इज 1/8 ऑफ एरिया ऑफ होल स्क्वायर। अब हम ABC को फर्दर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब हमारा शेडेड रीजन हमारे डिवाइड किए हुए पार्ट्स के कोइंसाइड कर रहा है? यस, बिल्कुल कर रहा है। एक पार्ट ये था, एक पार्ट ये था, एक पार्ट ये था, तो कितने पार्ट्स हो गए हमारे पास? 3 पार्ट्स हो गए आउट ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ ABC। कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स हो गए आउट ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया हमारे पास? 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ अब हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया, 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। बट क्या हमें इन टर्म्स ऑफ ABC अपना एरिया फाइंड आउट करना था? नहीं, तो हम इसे क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें फ्रैक्शन किस टर्म्स में निकालनी है? इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ होल स्क्वायर, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर पार्ट ABC। नहीं, अब इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे। 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। एरिया ऑफ ABC हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या है एरिया ऑफ ABC? 1/8 ऑफ एरिया ऑफ होल स्क्वायर। तो फर्दर कैलकुलेट किया, 1/8 इंटू 3/4, दैट इज 3/32। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास क्या आंसर आया? 3/32 ऑफ एरिया ऑफ होल स्क्वायर। शेडेड रीजन का फ्रैक्शन क्या रहा? 3/32 ऑफ एरिया ऑफ होल स्क्वायर। नाउ अब हमने देखा पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले मेथड में भी हमारा आंसर 3/32 आया था। इस मेथड से भी आंसर 3/32 ही आया है। कोई भी मेथड आप यूज करो, आंसर तो सेम ही आएगा। ये आपके ऊपर चॉइस है, आप कौन सा मेथड यूज करते हैं। जनरली हम दिस टाइप ऑफ मेथड ही यूज करते हैं, पहले वाला मेथड नहीं यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओह, डिवीजन दिया हुआ है, कुछ कुछ डिवीजन दिए हुए हैं, बाकी के हमें करने हैं। सबसे पहले इस पूरे स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो
कितने स्क्वायर मिल गए हमें? ए एफ सी बी, राइट। अब हमारा जो फोकस रहेगा वो किस एरिया में रहेगा? इस स्क्वायर में, इस स्क्वायर में एंड दिस स्क्वायर में, राइट। अब क्या हमारा ये स्क्वायर अब डिवाइड किया हुआ पार्ट हमारे शेडेड पार्ट से कोइंसाइड कर रहा है? नहीं, तो हमें फर्दर डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो हम इस स्क्वायर को फर्दर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इस स्क्वायर को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इस स्क्वायर को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इन 3 स्क्वायर्स में ही हमारा शेडेड रीजन लाई कर रहा है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी एफ, ए बी सी एफ, इसका एरिया क्या होगा? 4 इक्वल स्क्वायर्स बने हैं, तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ होल स्क्वायर इस रीजन का एरिया हो जाएगा। इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी, इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीएफ, इस छोटे वाले स्क्वायर के एरिया के हाफ, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें एरिया किन टर्म में चाहिए? होल स्क्वायर की टर्म्स में। तो एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीएफ हमने निकाला था 1/4 ऑफ एरिया ऑफ होल स्क्वायर, 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकल जाएगा 1/8 ऑफ एरिया ऑफ होल स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो गया? 1/8 ऑफ एरिया ऑफ होल स्क्वायर। इसी तरह से हम ट्राइंगल बीसीडी सीडीई का एरिया निकाल देंगे। सीडीई का एरिया क्या हो गया? 1/8 ऑफ एरिया ऑफ होल स्क्वायर एंड बीसीडी दैट इज ऑल्सो 1/8 ऑफ एरिया ऑफ होल स्क्वायर। टोटल रीजन का एरिया क्या हो गया? दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों एरियाज को ऐड कर देंगे, आंसर आ गया 3/8 ऑफ एरिया ऑफ होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट बच्चों? अच्छे से समझ में आया? हमें बस डिवाइड करना है अपने स्क्वायर को इक्वल पार्ट्स में, और जब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि हम उस लेवल तक ना पहुंच जाएं जब हमारे डिवाइड किए हुए पार्ट्स शेडेड पार्ट को कोइंसाइड कर सके। बस यही देखना है। डिवाइड हम अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप देखोगे कि जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से हमने डिवाइड किया और इसी तरीके से ही आंसर निकले, नहीं, और ऑल्टरनेटिव वेज भी होते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। नेक्स्ट फिगर है, एक पूरा स्क्वायर है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसको कुछ एक अंदर एक और स्क्वायर बनाया और एक कुछ एरिया हमने शेड कर दिया। अब देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले पूरे एरिया को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और 4 स्क्वायर्स छोटे छोटे बना दिए। अब हमारे पास ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसके अंदर हमारा शेडेड रीजन लाई कर रहा है, तो हम बाकी सबको भूल के अब हमारा फोकस एरिया क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। अब एबीसीडी का एरिया कितना हो गया? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ होल स्क्वायर। क्या अभी हमारा शेडेड रीजन हमारे डिवाइड किए हुए पार्ट में कोइंसाइड कर रहा है? नहीं, तो हम फर्दर डिवाइड करेंगे एबीसीडी को 8 इक्वल पार्ट्स में। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली करा, स्मॉल स्क्वायर बना दिए 4। उन स्मॉल स्क्वायर्स को फर्दर डायगोनली हमने डिवाइड किया, फर्दर डायगोनली डिवाइड किया, तो हमारे कितने टोटल पार्ट्स होगा इस एबीसीडी स्क्वायर में? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हो गए टोटल छोटे वाले स्क्वायर में, राइट। इस एबीसीडी को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हमने देखा कि हमारे डिवाइड किए हुए पार्ट्स शेडेड रीजन को कोइंसाइड कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, तो हमें फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि कितने पार्ट्स हैं हमारे पास। 2 पार्ट्स है। इस पूरे स्क्वायर के कितने पार्ट्स शेडेड है? 2 पार्ट्स है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया? 2/8 ऑफ एरिया ऑफ
स्क्वायर ABCD। इस ABCD को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स शेड के लिए, तो कितना हो गया शेडेड रीजन 2/8 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। अब इन टर्म्स ऑफ होल स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ ABCD हमने पहले ही कैलकुलेट किया था 1/4। 2/8 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। अब देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर दिख रहा है, उसे कैंसिल आउट करेंगे। 2 1 2, 2 2 4। न्यूमरेटर में क्या बचा 1 1 बचा, डिनोमिनेटर में क्या बचा 8 एंड 2। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया 1/16। 8 इंटू 2 16, 1/16 ऑफ एरिया ऑफ होल स्क्वायर। जादू क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले देखा है, इस तरीके के डिवीजन हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में भी किए हैं। आप इसको अपने नोटबुक में खुद से सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा, और कोई ऑल्टरनेट तरीका आपको इस स्क्वायर को डिवाइड करके पता चले तो कमेंट करके मुझे भी बताइएगा, जिससे बाकी बच्चे भी देखें ऑल्टरनेट वे और किस तरीके से हम इसे इस एरिया को डिवाइड करके अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर को क्रॉस चेक कीजिए। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीरा इज रीडिंग अ नॉवल दैट हैज 400 पेजेस। वाओ, कितनी अच्छी बच्ची है ना मीरा, नॉवल रीड करती है। आप लोग क्या करते हो अपने खाली टाइम में? यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करते हो, शॉर्ट स्क्रॉल करते हो, ऑनलाइन गेम्स खेलते हो। अच्छे बच्चों की तरह नॉवेल्स भी रीड कर लिया करो कभी कभी। चलो अपने बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। मीरा इज रीडिंग ए नॉवल दैट हैज 400 पेजेस। शी रेड 1/5 ऑफ द पेजेस येस्टरडे। कल उसने कितने पढ़े 1/5 ऑफ द पेजेस। 3/10 ऑफ द पेजेस टुडे। आज उसने कितने पढ़े 3/10। हाउ मेनी मोर पेजेस डज शी नीड टू रीड टू फिनिश द नॉवल। कितने पेजेस उसे और पढ़ने हैं अपनी नॉवल को फिनिश करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं उसने कल कितने पढ़े थे, फिर आज नंबर ऑफ पेजेस आज उसने कितने पढ़े हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। द नंबर ऑफ द पेजेस रेड बाय मीरा येस्टरडे। 1/5 ऑफ 400 कैलकुलेट कर दो। 1/5 इंटू 400, कॉमन फैक्टर 5 है, कैंसिल करके आंसर निकाल लेंगे। 5 8 40, 0 एज इट इज। तो कितने पेजेस उसने कल पढ़े थे 80 पेजेस, और आज कितने पढ़े हैं 3/10 ऑफ 400। कैलकुलेट कर लेंगे। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 1200/10, एक 0 से एक 0 उड़ा दी, कैंसिल कर दी। तो कितने पेजेस आज पढ़े 120 पेजेस। 80 पेजेस कल पढ़े थे, 120 आज पढ़ लिए। टोटल कितने पेजेस पढ़ लिए 80 + 120 दैट इज 200। नंबर ऑफ पेजेस शी नीड्स टू फिनिश द नॉवल। अब कितने पेजेस और पढ़ने हैं 400 पेजेस की नॉवल थी, 200 पेजेस पढ़ चुकी है, तो कितने और पढ़ने हैं 400 - 200 दैट इज 200 पेजेस अभी उसके और बचे हैं जो उसको पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतपाल डिसाइड्स ऑन अ डेस्टिनेशन फॉर हिज वेकेशन। वेकेशन पे जाना है। इफ ही टेक्स अ ट्रेन इट विल टेक हिम 5 and 1/6 hours टू गेट देयर। ट्रेन से जाता है तो कितना टाइम लगता है 5 and 1/6 hours। इफ ही टेक्स प्लेन इट विल टेक हिम 1/2 hour। प्लेन से जाता है तो कितना टाइम लगता है 1/2 hour। हाउ मेनी आवर्स डज द प्लेन सेव। प्लेन से जाएगा तो उसका कितना टाइम सेव हो जाएगा, कितने आवर्स सेव हो जाएंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। सिंपल, माइनस करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच द डेस्टिनेशन 5 and 1/6 hours। टाइम टेकन बाय प्लेन 1/2 hours। माइनस कर देंगे टाइम सेव्ड बाय ट्रेवलिंग बाय प्लेन, दिस माइनस दिस। अब सॉल्व करना आपको आता ही है। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले प्रॉपर इनप्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 और 6 अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, एलसीएम लेंगे, या तो अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करके
न्यूमरेटर्स को सिंपली सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालेंगे, या फिर एलसीएम लिया, एलसीएम को बनाया डिनोमिनेटर, फिर उस एलसीएम से पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, जो क्वोशिएंट आया उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, 31 आ गया। नेक्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, क्वोशिएंट आया 3, इस 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 1, तो फ्रैक्शन क्या बन गया हमारा 31 माइनस 3 अपॉन में 6, कैलकुलेट करके आया 28/6। अब कॉमन फैक्टर आ रहा है, वापस कैंसिल आउट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन क्या बना 14/3। फर्दर सिंप्लीफाई किया 4 and 2/3 आवर्स, तो कितना टाइम बचा उसका 4 and 2/3 आवर्स उसके बच गए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉलोनी ऑफ एंट्स सेट आउट इन सर्च ऑफ फूड। एक कॉलोनी की एंट्स फूड ढूंढने के लिए निकली हैं। एज दे सर्च दे कीप स्प्लिटिंग इक्वली एट ईच पॉइंट। हर पॉइंट पे इक्वली स्प्लिट हो जाती हैं। एंड रीच 2 फूड सोर्सेज, वन नियर द मैंगो ट्री एंड अनदर नियर अ शुगर केन फील्ड। एक मैंगो ट्री पे पहुंचती है, कुछ शुगर केन फील्ड पे पहुंचती है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप रीच्ड ईच फूड सोर्सेज। हर फूड सोर्सेज पे कितना फ्रैक्शन आगे पहुंच रहा है टोटल एंट्स का। यहां से कुछ एंट्स ने स्टार्ट किया, बढ़ती गई आगे, जैसे कोई पॉइंट आया वहां से 2 रास्ते आगे निकले तो वो इक्वली फिर स्प्लिट हो गई। फिर वो आगे बढ़ी, 2 या 3 रास्ते उन्हें आगे दिखे, फिर वो इक्वली स्प्लिट हो गई, और ऐसे ऐसे करते करते वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ एंड्स ही इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये 2 पैसेज दिखे तो वो स्प्लिट हो जाएंगी। तो यहाँ पे कितनी जाएंगी 1/2, और यहाँ पे कितनी जाएंगी 1/2। अब यहाँ पे 1/2 जो गई थी वो सीधा मैंगो ट्री पे पहुंच गई, और यहाँ की जो 1/2 एंड्स थी वो फर्दर आगे बढ़ी, एक पॉइंट पे पहुंची। अब 1/2 एंड्स कितने रास्ते आगे है इस पॉइंट के, 2 आगे पैसेज है। इन 1/2 एंड्स फर्दर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो 1/2 की 1/2 हमने किया तो कितना हो गया 1/4। 1/2 ऑफ 1/2 दैट इज 1/4। तो 1/4 एंड्स यहाँ पे आगे गई एंड 1/4 एंड्स यहाँ से आगे गई। अब यहाँ की 1/4 एंड्स को वापस एक पॉइंट मिला जहां से वो फिर इक्वली स्प्लिट हो गई। अब कितने पार्ट्स में स्प्लिट हुई वो देखते हैं। यहाँ से कितने रास्ते और आगे जा रहे हैं 1 2 3 एंड 4। तो कितने पार्ट्स में स्प्लिट होंगी 4 पार्ट्स में स्प्लिट होंगी। 1/4 एंड्स 4 पार्ट्स में इक्वली स्प्लिट होंगी। तो हर पैसेज में कितनी एंड जाएंगी 1/4 ऑफ 1/4 दैट इज 1/16। इस पैसेज में 1/16 गई और अपने मैंगो ट्री पे पहुंच गई। इस पैसेज में 1/16 गई, अपनी मैंगो ट्री पे पहुंच गई। इस पैसेज में 1/16 गई, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आया, यहाँ से फिर स्प्लिट होगी, इसको अभी बाद में देखेंगे। इस पैसेज से 1/16 गई और अपने शुगर केन फील्ड पे पहुंच गई। अब ये वाला पैसेज देखते हैं। यहाँ से 1/16 आगे बढ़ी थी, इस पॉइंट पे पहुंची। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वापस 2 उनको रास्ते दिखे तो वो वहां से फिर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके आगे बढ़ेंगी। तो 1/16 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1/2 ऑफ 1/16, तो दैट इज 1/32। तो 1/32 एंड्स यहाँ पे जाएंगी एंड 1/32 एंड्स यहाँ पे जाएंगी। तो अब हमें हर पैसेज पे कितनी फ्रैक्शन ऑफ एंड्स पहुंची है सब मिल गई। फर्स्ट पैसेज पे पहुंची 1/2 एंड्स, सेकंड पैसेज से पहुंची 1/4 एंड्स, इस थर्ड पैसेज से पहुंची 1/16, फोर्थ पैसेज से पहुंची 1/16, फिफ्थ पैसेज से पहुंची 1/32 एंड्स। मैंगो ट्री पे टोटल इतनी एंड्स पहुंची। शुगर केन फील्ड पे कितनी एंड्स पहुंची, इस पैसेज से 1/32 एंड्स और इस पैसेज से 1/16 एंड्स। हमारा आंसर आ गया जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था।
बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में सॉल्व करे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिए हैं, जो कि हमारे जादू क्वेश्चंस थे। आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करने के लिए मैंने अपनी इस वीडियो में एक वर्कशीट भी इंक्लूड की है। इस वर्कशीट में 5 सेक्शंस हैं, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लीज 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 इस वर्कशीट को कीजिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे जा सके। आप इस वर्कशीट को अभी भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और वर्कशीट कीजिए। और अगर आप अभी नहीं करना चाहते तो इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए, थोड़ी देर बाद में सॉल्व कीजिएगा, लेकिन सॉल्व जरूर करना है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपके कन्वीनियंस के लिए इस वर्कशीट को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है विथ सॉल्यूशंस। वहां से आप डाउनलोड करके बाद में भी इस वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, या इस चैप्टर्स में पहले अगर कोई डाउट्स है और वो डाउट्स आपके छूमंतर हो गए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर 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 शेयर करना। कीप प्रैक्टिसिंग बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।